आज जो है ना वो पहले से ही आप समझ गए थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों ने 2 बजे वाली क्लास छोड़ के वो 11:45 वाले पे पहले से ही आके बैठ गए। उन्होंने ना क्लास से निकलेंगे ना कोई मसला होगा। और ख़वातीन का भी कल इशू पीछे रो का बन गया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा तकरीबन 6 मज़ीद ख़वातीन की गुंजाइश है। इससे ज़्यादा आई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो आज पीछे वाली रो भी मली गई है। तो आप लोग तो वाकई सीरियस हो गए। ये तो जो है ना वो मुझे लग रहा था कल आपको पता लगेगा कि अब यूट्यूब पे आ जाएंगी, सही है, ठीक है, वहाँ से देख लेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि आपको साथ में डेली बेसिस पे जो टेस्ट हैं वो अपलोड हो रहे होंगे। फिर इंशाल्लाह ताला जो जो चैप्टर हम कवर करते जा रहे होंगे उसके पास पेपर की वीडियो भी अवेलेबल होती जा रही होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप हमने बनाया हुआ है, आप में से अक्सर लोगों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। तो ये उसका QR कोड है। आजकल आपके पास बड़े अच्छे अच्छे कैमरे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं। तो अगर आप इसकी पिक लेते हुए इसे फोकस करेंगे तो अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है तो वो आपको बता देगा कि ये एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो जो आप में से नहीं है वो यहाँ जा सकते हैं। मैंने रात तक देखा था 650 के करीब स्टूडेंट्स इस ग्रुप में थे। इसका मतलब है कि आप में से अक्सर ने इसे ज्वाइन किया हुआ होगा। फिर भी इस ग्रुप का फ़ायदा ये है कि जो हमारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जा रही हैं, वो ये ग्रुप होगा। इस ग्रुप में हम डेली का टेस्ट अपलोड कर देंगे, अगले दिन उसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। डेली जो लेक्चर हो रहा है उसका यूट्यूब का लिंक वहाँ पे डाल देंगे, और पास पेपर्स जो चैप्टर ख़त्म होते जा रहे होंगे उसकी पास पेपर की वीडियो भी वहाँ पे डालते रहेंगे। वहाँ एक गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ होगा, उसकी हम डिस्क्रिप्शन में पक्का करके डाल देंगे। उस गूगल ड्राइव का मतलब एक फ़ोल्डर, जिस फोल्डर में आपका सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। हो सकता है आप डे 7 पे डे 3 को सर्च कर रहे हो और बहुत पीछे जाना पड़ रहा हो। हमने इन ग्रुप्स को एडमिन ऑनली रखा है ताकि जो है ना इसमें डिस्टर्बेंस कम हो और सिर्फ हमारी तरफ से डाटा हो। तो एट एनी गिवन टाइम आप उस ग्रुप के मीडिया में जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग क्योंकि जदीद बच्चे हैं, हम ज़रा पुराने दौर के टीचर्स हैं, तो आपको आपके जदीद तरीके से जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में पढ़ाई कर लेते हैं। मैं लेक्चर एंड पे इसको एक दफ़ा फिर से डिस्प्ले कर दूंगा ताकि अगर आप में से कोई इसको उस टाइम पे स्नैप लेना चाहे। लें जी, आज हमारी फाइनली पढ़ाई शुरू हो चुकी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट टैग को स्टार्ट करने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टैग मैंने आपको बताया था कि 50-55% ऑफ आपका सिलेबस है। ICAP ने जो सिलेबस आउटलाइन बनाई है उसके मुताबिक 50 to 55%, और इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग ऑन एवरेज 55% ही पेपर कॉन्ट्रैक्ट टैग से आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट टैग की जो बेस है दैट इज़ ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट टैग की बेस में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, ऑफ़र कैसे कहते हैं, एग्रीमेंट कैसे कहते हैं, और सारी चीज़ें। लो जी, वो फोल्डिंग्स लगना शुरू हो गई। बस में नहीं होता, जब वो कुर्सियाँ भर जाती हैं तो वो सीट्स के साथ वाली जगह होती है, उसको ऐसे करके ओपन करते हैं तो वहाँ एक और गुंजाइश निकल आती है। तो ये कॉलेज ने ना हिडन एक एरिया रखा हुआ है मज़ीद कमाने का, कि अगर बच्चे ज़्यादा हों तो इस लेन में भी बिठा के इन बच्चों से आधे पैसे लेके जो है ना इनसे भी कमाई की जा सकती है। तो अब ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, ये चैप्टर हमें ये बेसिक एसेंशियल्स के बारे में बताएगा। चैप्टर 2 से लेके 5 तक, चैप्टर 2 से लेके 5 तक एसेंशियल्स चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। वो क्या चीज़ें हों जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन चैप्टर्स में आपने ये सोचना ही नहीं है कि बनने के बाद क्या होगा, ये नहीं सोचना कि अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, ये नहीं सोचना कि गड़बड़ हो गई तो क्या हो गया। इन चैप्टर्स में ये सोचना है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे और कौन कौन सी चीज़ें पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो 2 से 5 है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और 6 से लेके 10 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फिर हम बाद में देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म कैसे होगा, चीज़ें किस तरह से चलेंगी, चीज़ें आगे कैसे होंगी। ओहो, हमारा वो ख़वातीन वाला मामला आ गया है। ठीक है, हमारे पास कितनी ख़वातीन की गुंजाइश है? 1 2 3 4 5। बस मेरे ख्याल में अब ख़वातीन को हम जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। तो इंतज़ामिया सुन लें कि अब जो है ना ख़वातीन मेरे ख्याल में फुल हो गई हैं, अब वो आएंगी तो मुश्किल में आ जाएंगी। तो वो ठीक हो गया। चलें, इसी बहाने ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल जो है ना, ऊपर से पीछे क्लास भी एक जज्बाती इंसान की होती है। अली इमरान साहब वो तो भाई, और ये माइक शाइक तो मेरे जैसे बूढ़े टीचर्स को चाहिए होता है। वो तो जो है ना ये माइक साइड पे करके वो तो चीखते हुए पढ़ा रहे होते हैं। तो मतलब वो ऑलरेडी इतने जज्बाती होते हैं कि पूरे टाइम पे क्लास पिछली फ्री होती है, नहीं तो पहले से आके अच्छी अच्छी जगह बन जाए।
तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही बात है कि फिर मिलजुल के, वो क्या है, अच्छी कौमें जो है वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देती हैं। और ये तो फिर मज़ेदार सिचुएशन है। 2012 में एक जगह पे ऑडिट की इसी तरह से क्लास चल रही थी, तो हुआ ये कि जो कमरा कॉलेज ने दिया था वो नाकाफ़ी पड़ गया। अब बच्चे आए जा रहे थे, तो कॉलेज ने एक अजीबोगरीब सा फैसला किया। सारे बच्चों ने चप्पलें बाहर उतारी और ज़मीन पे सारे बैठ गए। अब वो ज़माना और था कि बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ लेते थे और उनको होता था कि नहीं ठीक है भाई पढ़ना ज़रूरी है, डिसेंसी रेलेवेंट है। तो ज़माना 11 साल मज़ीद आगे आ चुका है, लेकिन आज भी मुझे खुशी है कि आप लोग कम से कम एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं और मिलके एक दूसरे के लिए गुंजाइश क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो भाई थोड़ा ज़्यादा फैल के बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी लोग जो है तो खैर ये अच्छी बात है। तो और कुछ लोग अगर देर से पहुँचे और वो उनको जगह नहीं मिली, तो उनको वक्त की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया। ठीक है, कल को वो जल्दी आएंगे और कुछ और लोग वो होंगे। एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अच्छी बात यह है कि हम उसको साथ साथ यूट्यूब पे भी रिले कर रहे हैं, तो अगर एट एनी गिवन टाइम आप ना आ सकें किसी दिन आपको थोड़ा सा भी मसला हो, छुट्टी कर लीजिएगा, ताकि किसी ना किसी और भाई या बहन को गुंजाइश मिल जाए और वो आ सके। जी, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एक ऐसे एग्रीमेंट को जो कानूनी एग्रीमेंट है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बेस देखने की कोशिश करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कानून की नज़र में इम्पॉर्टेंट हो। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? दो पार्टीज़ आपस में जब एक दूसरे के साथ एक अरेंजमेंट करते हैं कि एक बंदा दूसरे से कहता है मेरी ये ऑफ़र है, दूसरा बंदा उसकी ऑफ़र को मान लेता है, तो हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान बन गया एक प्रॉमिस। ऑफ़र का मतलब है कि जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं ये चाहता हूँ ये काम ऐसे हो, और दूसरा बंदा उसकी वही बात मनोवन मान लेता है, तो इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हमारी सोशल दुनिया में भी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने दूसरे को ऑफ़र दी, यार वो मैं क्रैश कोर्स लेने जा रहा हूँ आब्दी साहब का, तुम चलोगे साथ? उसने कहा हाँ मैं भी साथ चलूँगा। अब आपने ऑफ़र दी, वो ऑफ़र को मान गया। मैं थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर लूँ। जी, अभी आवाज़ बेहतर है? ठीक है, आवाज़ पहले भी बेहतर थी। तो जब एक बंदा दूसरे को ऑफ़र देता है, एक बच्चे ने दूसरे से कहा भाई मेरे साथ चलो, मैं क्रैश कोर्स लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलते हो, ये ऑफ़र है। और दूसरे ने कहा ओके मैं चलता हूँ, ये एक्सेप्टेंस है। जब एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये वादा बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। बट अगेन ये कमर्शियल वादा नहीं है, ये कारोबारी वादा नहीं है, ये समाजी वादा है, ये एक सोशल वादा है कि एक बंदा ऑफ़र कर रहा है, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। जब तक इसमें कोई कमर्शियल चीज़ ऐड नहीं होगी, इसको मैं कारोबारी ज़बान में एग्रीमेंट नहीं कह सकूँगा। मैं कहूँगा ये दो बंदों के दरमियान प्रॉमिस हुआ है। याद रहेगी बात। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपको एक ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें आपको कोई कमर्शियल एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे भाई A और B के दरमियान जो हुआ है उसे प्रॉमिस कहेंगे। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं प्रॉमिस। और अभी तक जो है ना वो कानूनी इसमें पेचीदगी ऐड नहीं हुई। फिर अगर ऑफ़र देने वाला एक्सेप्टेंस करने वाले को कोई कमर्शियल चीज़ की ऑफ़र दे रहा है, A ने B से कहा कि भाई अगर आप मुझे 500 रुपये दें तो मैं आपको फ़लाना चीज़ बेचूंगा। अब इनके दरमियान एक कमर्शियल मामला है, यानी एक ऐसा प्रॉमिस है जिसमें कोई कमर्शियल चीज़ ऐड हो गई है। कमर्शियल चीज़ को कानून की ज़बान में कहते हैं कंसिडरेशन। तो अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो गई, एक ऐसा प्रॉमिस है, एक ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, इनमें अगर कमर्शियल वजह ऐड हो गई तो ये कहलाएगा एग्रीमेंट। तो अगर A B से कहे कि आओ घूमने चलते हैं और B मान जाए, ये सादा प्रॉमिस है। A B से कहता है आओ मिलके कंबाइंड स्टडी करें, B मान जाता है, ये सादा प्रॉमिस है। A B से कहता है मैं तुम्हें कुर्सी बेचूंगा, तुम 2000 रुपये दोगे, B मान जाता है। अब ये एग्रीमेंट है। प्रॉमिस और एग्रीमेंट का फ़र्क समझ आ रहा है? प्रॉमिस में अगर कोई कमर्शियल वजह ऐड हो गई तो वो एग्रीमेंट है। कमर्शियल वजह को कानूनी ज़बान में कंसिडरेशन कहते हैं। डन। कहानी इससे आगे जाती है। दो बंदों ने एग्रीमेंट किया, लेकिन एक बंदा दूसरे के पैसे लेके भाग गया। तो जिसके पैसे लेके भागा था वो रोता हुआ गया अदालत के पास और अदालत से कहा कि जी वो बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया है। तो अदालत आपको पूछेगी बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था।
उसने कहा जी सबूत तो कोई नहीं है मेरे पास। अदालत पूछेगी कोई गवाह है, उसने कहा नहीं जी गवाह नहीं है। अदालत कहेगी कहीं लिख के साइन शाइन किए थे, उसने कहा ये भी नहीं हुआ था। तो अदालत कहेगी जाओ तुम लोगों ने जो किया वो एग्रीमेंट था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे पकड़ता हूँ। तो बंदा घबरा के पूछेगा कि किबला ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? तो फिर अदालत उसे बताएगी कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नंबर 1 एग्रीमेंट भी ठीक होना चाहिए, उसमें कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 उसमें कुछ ऐसे फ्लेवर ऐड कर दें कि वो एनफोर्सेबल हो जाए। ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट में ये जो गवाही होती है इससे वो एनफोर्सेबल हो जाता है। लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में लिखना, साइन करना, गवाहों के साइन होना, इनसे वो एनफोर्सेबल हो जाता है। पाकिस्तान में कई दफ़ा आप क्या करते हैं, आप स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन कर रहे होते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे एक एग्रीमेंट को कानूनी शक्ल दी जा सकती है। तो जब तक आपने एक एग्रीमेंट को कानूनी शक्ल नहीं दी वो एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एक ऐसे एग्रीमेंट का जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। हो सकता है एमसीक्यू में सवाल आए कि जी बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो नंबर 1 आपने देखना है क्या एग्रीमेंट इलीगल तो नहीं। अगर एग्रीमेंट ठीक है तो फिर अगला सवाल ये होगा कि क्या वो एग्रीमेंट में कुछ ऐसा ऐड किया है कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो थोड़ा सा किताब से मदद लेने की कोशिश करते हैं। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन के ऊपर हम बात स्टार्ट की है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन अगेन मतलब इस डायग्राम का वो नहीं है। ए एक शख्स है जो ऑफ़र कर रहा है बी को। ऑफ़र इसको पेशकश भी कहते हैं, प्रपोज़ल भी कहते हैं। जब उसने बी को ऑफ़र की तो जिसको ऑफ़र की जा रही है वो बी है, यानी वो ऑफरी है, वो ऑफरर है, ये ऑफरी है, इसको ऑफ़र की गई है। इसने जवाब में एक्सेप्टेंस देनी है, इसने ओके करना है। तो ये एक्सेप्टेंस देगा और उस बंदे को एक्सेप्टेंस दी जाएगी। तो ऑफ़र वो जो ऑफ़र कर रहा है, ऑफरी वो जिसको ऑफ़र की जा रही है। तो नॉर्मली ये दो पार्टीज़ हैं जिनका हम जिक्र करते हैं। प्रॉमिस किसे कहेंगे? हमने कहा ऑफ़र देने वाला ऑफ़र दे और एक्सेप्ट करने वाला उसको मान जाए। अभी कमर्शियल चीज़ ऐड नहीं हुई तो इसे क्या कहेंगे? प्रॉमिस। व्हेन पर्सन टू होम प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफ़र, व्हेन द पर्सन टू होम ऑफ़र इज़ मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट। जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दी जाए सिग्निफाई कर दे, कंफर्म कर दे हिज असेंट, अपनी रजामंदी ओके कर दे। जब जिस बंदे को ऑफ़र दी जाए वो अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, द प्रपोजल इज़ सेड टू बी, प्रपोजल माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जब एक ऑफ़र है और ऑफ़र को दूसरे बंदे ने मनोन मान लिया है, एज इट इज़ मान लिया है, तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या कहलाएगा? प्रॉमिस। अभी तक कोई कमर्शियल चीज़ ऐड नहीं हुई और अभी तक लीगल बाइंडिंग ऐड नहीं हुई। अभी तक ये एक वादा है, खाली वादा है। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ऑफ़र देने वाले को कहेंगे ऑफरर या प्रोमिसर या प्रपोजर भी बोल सकते हैं। और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसको ऑफरी भी बोल सकते हैं, प्रोमिस भी बोल सकते हैं, प्रपोजी भी बोल सकते हैं। तो ये पहले प्रॉमिस से रिलेटेड। अब एग्रीमेंट क्या है? इस प्रॉमिस में कमर्शियल वजह ऐड हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, थोड़ा सा मज़ीद और लेस कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर प्रॉमिस में कोई कमर्शियल वजह ऐड हो जाए तो बन जाता है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, समटाइम्स सेट ऑफ प्रॉमिस होते हैं। ए कहता है मैं आपको कुर्सी बेचूंगा, बी कहता है मैं आपको पैसे दूंगा। तो नॉर्मली क्या होता है, दोनों बंदे एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जिसमें क्या चीज़ हो? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वो कमर्शियल वजह है, कंसिडरेशन वो वजह है जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। भाई ए ने बी से कहा था आओ क्रैश कोर्स लेने चलते हैं, ये भी तो एक वजह है, लेकिन ये कारोबारी वजह नहीं है, ये रुपए पैसे वाली वजह नहीं है, इसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है। तो कंसिडरेशन का लफ्ज़ सुनते ही समझ जाइएगा कि कंसिडरेशन का मतलब है कोई ना कोई कारोबारी वजह, कोई कमर्शियल रीज़न। तो वो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं वो मिल के क्या कहलाते हैं? एग्रीमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन ऐड करें तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। उससे अगले लेवल पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट विच इज़, दो बातें याद रखनी है। एग्रीमेंट इस काबिल हो कि नाफिज हो सके। अगर एक इलीगल एग्रीमेंट है तो भले आपने जितने मर्जी शाइन किए हुए हैं, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो नंबर 1 एग्रीमेंट भी ऐसा जो एनफोर्स हो सके, और नंबर 2 कुछ ऐसा आपने किया हो कि आप उस एग्रीमेंट को अदालत में साबित कर सकें। तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या कहलाएगा?
कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसको फार्मूलों की ज़बान में देखें तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कहलाएगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट कहलाएगा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब एनफोर्सेबिलिटी क्या है? उन्होंने कहा पार्टीज टू एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, पार्टीज बाउंड है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए और उनमें से किसी एक ने भी गड़बड़ की, पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटीज। पार्टी अदालत में जाके कह सकती है जी फलाना बंदा ने मेरे साथ जुल्म किया। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट को अदालत में जाके साबित किया जा सके और जब आप अदालत में उसको कह सकें कि भाई मुझे मेरा हक दिलाया जाए, तो वहाँ हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एनफोर्सेबल। ऑल्दो क्रैश कोर्स में टाइम कम होता है, सवाल जवाब का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो मैं बीच में कुछ कट ऑफ टाइम पे रुक के आपको ऑप्शन दूंगा। क्या यहाँ तक ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे अल्फाज क्लियर हैं? पक्की बात है? ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो प्रॉमिस है या ऑफ़र है या एक्सेप्टेंस है या एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो अल्फाज से ज़ाहिर हो, और इम्प्लाइड का मतलब होता है जो अल्फाज से ज़ाहिर ना हो लेकिन एक्शन से, हालात से लग रहा हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बार बार जो है वो कहता हो कि बस मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है और मैं तो हर वक्त जो है सोचता हूँ कि उसी की तस्बीह करता रहूँ, और एक बंदा हो जो ऐसा बोलता ना हो लेकिन दिल ही दिल में वो अल्लाह का बड़ा मशकूर रहता हो और वो हमेशा बड़ा हम्बल आदमी हो, तो हम कहेंगे फ़लाना बंदा अपने अकीदे को बड़ा एक्सप्रेसली पोर्ट्रे करता है और फलाना बंदा इम्प्लाइडली बड़े अच्छे अकीदे पे कायम है। इम्प्लाइड का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है, एक ऐसी चीज़ जो अल्फाज से सामने नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको हालात से महसूस हो रहा है। एक बंदे ने दुकान पे लिख के लगाया वो हो नाप तोल में कमी बेशी करने वाला काफिर है, और असल में नाप तोल में कमी बेशी कर रहा हो। एक ने लिख के नहीं लगाया हुआ लेकिन हमेशा नाप तोल बड़े ध्यान से करता है। तो एक एक्सप्रेसली बात कर रहा है और एक इम्प्लाइडली बात कर रहा है। एक्सप्रेस का मतलब होता है आपके अल्फाज में नज़र आए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बोल के हों या लिख के हों, लिख के या बोल के, वो ऑफ़र जो लिख के या बोल के हो, वो एक्सेप्टेंस जो लिख के या बोल के हो, वो कहलाएगी एक्सप्रेस। और वो ऑफ़र या वो एक्सेप्टेंस जो एक्शन से की जाए, जिसमें बोला लिखा कुछ नहीं गया, वो कहलाएगी इम्प्लाइड ऑफ़र, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक टिपिकल एग्जांपल ये होती है कि जब आप एक जगह पे एक स्टॉप पे खड़े होते हैं जहाँ एक बस ने आना है और उस बस के चंद स्टॉप फिक्स हैं, आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, एक बस आपके पास आके रुकी है, उसने आपको कुछ बोला नहीं है, उसने लिख के आपको कुछ नहीं दिया, वो आपके पास आके रुकी, आप चलते चलते उसके अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद टिकट चेक कर आया, उसने कहा पैसे, आपने कहा भाई किस बात के पैसे, तुम लोगों ने बस रोकी, मैं एवं बस में चल पड़ा। उन्होंने कहा भाई उस जगह जहाँ तुम खड़े थे बस रोकने का एक मतलब होता है, हमने बोला नहीं, हमने लिखा नहीं, लेकिन बस स्टॉप पे बस आके रुकती ही एक वजह से है कि अगर किसी सवारी ने जाना है तो वो आ जाए, और सवारी जाती पैसे दे के। और तुम्हारी ये जो हरकत थी कि तुम चलते चलते बस के अंदर आ गए, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। तो इम्प्लाइड ऑफ़र है जो एक्शन से होती है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जो एक्शन से होती है। तो अगर बोल के या लिख के हो तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस है, और अगर अदरवाइज़ हो यानी कि एक्शन से हो तो फिर हम उसको कहते हैं वो इम्प्लाइड है। तो ये दो बातें नॉर्मली डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं ऑफ़र पे। ये चैप्टर हमें 2 एसेंशियल्स बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वैसे तो 10-11 एसेंशियल्स हैं, बट हमारे सिलेबस ने 7 एसेंशियल्स पे बात की है। 2 चैप्टर 2 में हैं, 3 चैप्टर 3 में हैं और 2 चैप्टर 4 में हैं। 7 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो अगर पूरे होंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 5 एक ख़ास किस्म का अलग सा स्पेशल सा चैप्टर है जिसका एसेंशियल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली हम उसको एसेंशियल्स में क्लासीफाई कर देते हैं। पहला एसेंशियल है ऑफ़र। ऑफ़र का मतलब है जब एक बंदे ने दूसरे से कहा कि ये काम इस तरह से। अब कानून हर चीज़ को बड़े ध्यान से डिफ़ाइन करता है। ऑफ़र एक पेशकश को कहते हैं जब एक बंदे ने दूसरे को कोई बात कही, इस इरादे से कही कि दूसरा बंदा उसकी बात को मनोवन मान ले, तो ये कहना ऑफ़र है। दोबारा सुन लें, जब एक बंदे ने दूसरे को इस नीयत से एक बात की कि उसने कहा मैं फ़लाना चीज़ पे राज़ी हूँ, क्या तुम भी इस चीज़ पे राज़ी हो। जब ए ने बी से कहा भाई मैं आपको एक कुर्सी बेचना चाहता हूँ 2000 रुपये की, तो क्या आप भी राज़ी हैं 2000 रुपये दे के कुर्सी ख़रीदने पे। तो ये हरकत ऑफ़र कहलाएगी। और जब दूसरा बंदा एज़ इट इज़ इसकी बात को मान लेगा
तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आसान है कि जब ऑफ़र को मान लिया जाए तो एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस में हमें बड़े ध्यान से अल्फाज डिफ़ाइन करने होंगे। बिज़नेस लॉ में अगर एक स्टूडेंट को अच्छा लिखना आता है, ख़ुद से लिखना आता है, तो उसको कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो क्रैम करनी पड़ेगी, डेफिनेशन लीगल जार्गन्स होते हैं और ICAP एक्सपेक्ट करता है कि लीगल जार्गन्स आपको उसी अल्फाज में पता हो जो उन्होंने बताए हैं। बाकी तमाम जगह पे आप लीगल जार्गन्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगर मेरी किताब में एक जुमला लिखा हुआ है किसी तरीके से और आप उसको ज़्यादा आसान इंग्लिश में लिख लेते हैं, इट्स ऑल ओके। ICAP की किताब की लैंग्वेज फ़र्क होगी, मेरी लैंग्वेज फ़र्क होगी, किसी और टीचर की किताब में लैंग्वेज फ़र्क होगी, लेकिन डेफिनेशन में ज़्यादातर लोग एहतियात करेंगे। तो डेफिनेशन जब आए तो मजबूरी है उसको क्रैम करना, बाकी जगह आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिसको अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, वो फिर बेहतर है कि वो फिर किताब की इंग्लिश को याद कर ले, ताकि पेपर जाके बजाय इसके कि नया तजर्बा करे। अगर FSC तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई तो इस वक्त इस पेपर में हमारा मकसद इंग्लिश इंप्रूव करना नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के चक्कर में ICAP में तजर्बे कर रहे हो कि इसके साथ एम आता है या नहीं आता, तो वो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो जिनकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं है, छुट्टियां जब हों पेपर देने के बाद आप ज़रूर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त फिर उन लोगों के लिए सजेस्टेड है कि वो किताब के अल्फाज याद कर लें। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए कम से कम सजेशन ये है कि जो डेफिनेशन है वो यहाँ के अल्फाज में याद कर लें, बाकी चीज़ें आप अपने अल्फाज में याद कर सकते हैं। तो ऑफ़र एक ऐसी चीज़ है जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से कुछ कहता है कि दूसरा बंदा उसकी बात को मनोवन मान ले, ओके कर दे, तो इस बात को, इस एक्शन को, इन अल्फाज को क्या कहेंगे? ऑफ़र। When one person, जब एक बंदा सिग्निफाई टू अनदर, दूसरे को कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है? हिज विलिंगनेस, कि मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें कुर्सी देना चाह रहा हूँ। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जब वो कहता है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, और समटाइम वो कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। ऑफ़र समटाइम किसी काम करने की भी हो सकती है, किसी काम से बाज रहने की भी हो सकती है। इस तरफ आते हैं हम बाद में कि ये एब्सटेन से क्या मुराद है। आप फ़र्ज़ करिए एब्सटेन नहीं लिखा हुआ, विलिंगनेस टू डू एनीथिंग, जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है कि मैं राज़ी हूँ कुछ करने के लिए, विद अ व्यू, इस इरादे के साथ, टू ऑब्टेनिंग, कि मैं हासिल कर सकूँ द एसेंट ऑफ दैट अदर, दूसरे की रजामंदी हासिल कर सकूँ। टू सच एक्ट, एब्सटेंस को इग्नोर कर देते हैं। ही इज़ सेट टू मेक अ प्रपोजल, जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म कर देता है अपनी रजामंदी कि वो कुछ करना चाहता है इस इरादे से कि दूसरे की रजामंदी उस एक्शन के ऊपर ले ले, तो इसको कहा जाएगा कि इसने जो हरकत की है वो है प्रपोजल। तो इस इरादे से एक बंदा दूसरे को बात करे कि दूसरा बंदा उसकी बात को मान जाए, ये वाली बात जो है वो ऑफ़र कहलाती है। अब ये टू डू और नॉट टू डू समथिंग क्या था? सम टाइम आप किसी को जो पेमेंट करते हैं वो कोई काम करने की करते हैं, और सम टाइम आपकी टोन ये होती है कि आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें बेस्ट एग्जांपल होती है नाइट का सिक्योरिटी गार्ड। उसको ख़ास तौर पे कहा जाता है भाई आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने रात में सोना नहीं है। उसे ना सोने के पैसे मिल रहे हैं, उसे एक्शन के पैसे नहीं मिल रहे, एक एक्शन ना करने के पैसे मिल रहे हैं। तो दिस समटाइम हैपन्स कि आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने ये काम करना है, और समटाइम आप बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपने ये काम नहीं करना, आपने इस चीज़ से बाज रहना है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और टू एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है बाज रहना, ना करना। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जब एक बंदा दूसरे से कहता है मैं ये काम करना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो, अगर दूसरा बंदा उसी बात पे मान जाए तो इसका मतलब है दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन ऑफ़र में ये अजम्पशन नहीं है कि दूसरे ने मान ली। हम कह रहे हैं जब ऑफ़र दे इस इरादे से कि दूसरे की रजामंदी हासिल कर ले, तो इस इरादे से की गई हरकत जो है वो ऑफ़र कहलाएगी। तो थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन है, लेकिन अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर उसके बाद उसको याद किया जा सकता है। तो क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? अब ऑफ़र से रिलेटेड ऑफ़र के कुछ एसेंशियल्स देखते हैं। ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफ़र टू हिमसेल्फ। ऑफरर अपने आप को ऑफ़र नहीं दे सकता, हमेशा दो बंदे होने चाहिए, कम से कम एक ऑफरर हो और एक ऑफरी हो। एक ही बंदा अपने आप को अगर ऑफ़र दे रहा है तो वो एक वैलिड ऑफ़र नहीं है। तो ऑफरर और ऑफरी सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफ़र बड़ी क्लियर हो, बड़ा क्लियर कट बात हो, कोई डाउट ना हो। एक बंदे ने दूसरे से कहा मेरे साथ चलते हो, उसने कहा कहाँ? उसने कहा एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के इल्मी बातें कर रहे हैं। अब इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं नज़र आ रही कि वो कौन सी जगह जा रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो इल्मी बात कर रहे हैं। और एक वो कहता है कि जी SBI में फ़लाना जगह सर आतिफ़ की दोपहर 1 बजे क्रैश कोर्स की क्लास में चलते हो। उसने कहा नहीं
मैं ये मुझसे ना हो पाएगा, मैं जो है ना, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे तो अभी 168 पेंडिंग लेक्चर्स हैं। ठीक है, अगर किसी के जितने भी पेंडिंग लेक्चर हैं आप आज भी सुधर जाए ना तो सब कुछ पॉसिबल है। शायद मैंने कल भी आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चा बिल्कुल आखिरी 1.25 महीने में जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है। वो जिसको लाहौर वालों ने बाहर फेंक दिया कि जाओ तुम तो पेंडू हो, तुमसे तो सीए ही नहीं हो सकता, जो सीए से एक दफ़ा कम से कम भाग चुका था। तो सब कुछ किया जा सकता है। अगर आपके कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है तो उस वाले दिन, जिस दिन वो चैप्टर डिस्कस हो, आपने फिर कोशिश करना है कि उस दिन और कोई पढ़ाई ना करें, उसी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, उसी को देखें, उसके पास पेपर्स देखें, उस दिन वो चैप्टर को कवर करें। बी लॉ इतना बड़ा नहीं है कि काबू ना आ सके, और हमने जितने दिन रख दिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफिशेंट है। तो जो आज भी सुधर जाए वो ज़िंदगी में वापस आ सकता है, प्रोवाइडेड कि FR1 और टैक्स की टीचर उसे वापस आने दें। आप आ रहे होंगे, वो आपका हाथ पकड़ के रोक रहे होंगे, नहीं नहीं ये गुमराही की तरफ मत जाओ, FR1 करो, टैक्स करना होता है, FR1 पढ़ना होता है। तो ये सारे रॉन्ग नंबर हैं, ठीक है। आपने बच के रहना है। सारे पेपर पास होने पे एक पेपर पास होता है, लॉ पास होने पे भी एक ही पेपर पास होता है, FR1 पास होने पे भी। वो जो ग्रुप बी ओपन आता है वो कोई से 2 पेपरों पे होता है, ऐसा नहीं होता कि FR1 लाजमी पास होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई आपको FR1 की तरफ इस नीयत से बुलाए कि आपको बी लॉ भुला दे, तो आपने कह देना है कि नहीं। जब कोई इस इरादे से जब कोई इस इरादे से आपको बुलाए कि लॉ नहीं करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना। आप कहें जो मेरा आराम से पास हो रहा है वो तो मुझे पास करने दें, आपका सब्जेक्ट तो ठीक है भारी है, वो तो चलता ही रहेगा, तो जो एक बेचारा शरीफ आदमी आसानी से मुझे पास कराने की बातें कर रहा है उसकी तो सुन लूँ। हम आसानी से बात करते हैं, वो बाकी टीचर्स तो डरा देते हैं आपको, तो वो मेरे सब्जेक्ट को लिफ्ट ही नहीं मिलती। तो बस कोशिश करें कि आपने एटलीस्ट अब ये आखिरी दफ़ा इन 13 दिन इस सब्जेक्ट को, 13 भी कहाँ रह गए हैं, गुजर गया 12 दिन, इस सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर लिफ्ट करानी है। हमने कहा सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, डाउट ना हो। ए ने बी से कहा भाई मैं अगर आपको लकड़ी की एक चीज़ बेचूं तो क्या आप मुझे 2000 रुपये देंगे? भाई अब लकड़ी की क्या चीज़ है, वो 2000 देगी, लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना बेच दे। तो सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो, वाज़े हो, महकम हो, उसमें किसी किस्म का कोई गुमान, डाउट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। कंडीशनल हो सकती है, वो कह रहे हैं एक ऑफ़र में कंडीशन हो सकती है, यानी आप ऑफ़र देते हुए कह सकते हैं कि इस ऑफ़र में ये शर्त है। फॉर एग्जांपल ए बी से कहे कि भाई ये मेरी ऑफ़र है, मैं आपको 2000 रुपये में कुर्सी बेचना चाहता हूँ, अगर आप मंगल तक मुझे जवाब दे दें। अभी इसने कंडीशन ऐड कर दी, उसने कहा जी मैं आपको अपनी कुर्सी बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स ना करें, एक ही किस्त में सारे पैसे दें। दिस इज़ अलाउड। आप एक ऑफ़र के अंदर शर्त रख सकते हैं, ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले को फिर वो शर्तों समेत एक्सेप्ट करना होगा। इससे ऑफ़र अनसर्टन नहीं हो जाती। आपने ऑफ़र दी है कुर्सी बेचने की, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस ऐड कर दी हैं। अब दूसरा बंदा उन कंडीशंस को मान लेगा तो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो कंडीशंस को नहीं मानेगा, ठीक है। अगर एक ऑफ़र में कंडीशंस हैं तो ऑफ़र क्लियर कट बताए कि वो कौन सी कंडीशन है। ऑफ़र में कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, और अगर कोई स्पेशल टर्म है ऑफ़र में तो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना है ऑफरी को, बताना है कि भाई ये ख़ास बातें हैं इसके अंदर। देन कम्युनिकेशन का रूल आता है, ऑफ़र खामोश नहीं होनी चाहिए, ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक बंदे ने बोला दूसरे ने सुना ही नहीं, ऑफ़र नहीं हुई। एक बंदे ने लिखा दूसरे ने पढ़ा ही नहीं, ऑफ़र नहीं हुई। एक ने एक्शन किया दूसरे ने समझा ही नहीं, तो ऑफ़र नहीं हुए। ऑफ़र तब होगी जो वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो, आमने सामने हो तो बोल के, लिख के, सुनाई दे, दिखाई दे, और अगर ख़त के थ्रू है तो कम से कम ख़त जो है वो पहुंच गया हो, तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई अब ऑफ़र जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाए। अगर ख़त से ऑफ़र की गई है तो इसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब लेटर ऑफरी को पहुँच जाएगा। ये जुमला आपको पहले से ही पता है। ऑफ़र वर्ड स्पोकन से हो सकती है, रिटन से हो सकती है, और कंडक्ट यानी कि एक्शन ऑफ पर्सन से भी हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि ऑफ़र कम्युनिकेट होनी शर्त है। ये ख़त का जिक्र हमने अचानक से पता नहीं क्यों कर दिया। हम पढ़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उस ज़माने में ईमेल्स नहीं होती थी, उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं होता था, उस ज़माने में इंटरनेट भी उस तरह से नहीं होता था। तो उस ज़माने में ज़्यादातर जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन होता था वो ख़त होते थे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी हमें थोड़ी थोड़ी सी झलकी नज़र आती है कि अगर ये मामला ख़त के थ्रू हो तो क्या रूल होगा। तो आपने माइंड नहीं करना, आपने पढ़ लेना। और ऐसा नहीं है कि आइए अब जदीद दौर का एग्जामिनर है तो सवाल नहीं पूछेगा आपसे, सवाल वो बहरहाल पूछ सकता है ख़तों के ज़माने के। तो चूँकि हम कानून पढ़ रहे हैं तो ये हमें पढ़ना होगा।
अब इससे पहले कि हम इस डिबेट में उतरें कि हम क्यों 150 साल पुराना कानून पढ़ रहे हैं, एक दफ़ा आप पेपर दे दें तो मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा कि हम 150 साल पुराना कानून क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब दे दूँगा। लेकिन इस वक्त फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक चीज़ हमेशा करनी है, जो चीज़ सामने है उसकी टेंशन लेनी है। आज अगर बीलो तैयार करें तो ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं अगले सेशन में कौन से पेपर्स उठाऊँ, ठीक है, आपने उसको फोकस करना है। उसको फोकस करते हुए ये नहीं सोचना कि आर्टिकल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, नौकरियां लग रही हैं या नहीं लग रही, कंप्यूटर तो नहीं खा जाएंगे हमें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं आ जाएगी, और मैं यूट्यूब पे अर्निंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सारे मसले आप ज़रूर सोचें, लेकिन सितंबर के सेकेंड वीक से लेके सितंबर के लास्ट वीक तक 2 हफ्ते इतने सफिशिएंट होंगे आपके पास, आपसे टाइम ही नहीं गुजरेगा। आपको लत पड़ गई होगी क्लासें लेने की, पढ़ने की, तो आपको दिन बड़ा वीरान वीरान सा लगेगा जब आप किताब के करीब नहीं जाएंगे। जब इतना सारा दिन होगा ना तो सारी चीज़ों पर रिसर्च कीजिएगा, लेकिन जब पढ़ाई हो तो फिर पढ़ाई पर फोकस करना है। तो इस वक्त हमारा मामला ये है कि ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए, और 1872 के रूल्स के मुताबिक अगर ख़त हो तो ख़त जब पहुँचेगा तो वो कम्युनिकेट होगी। यहाँ किताब अचानक से एक बात की तरफ हमारी तवज्जो कराना चाह रही है, विच इज़ इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र। वो कहते हैं समटाइम एक ऑफ़र और इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इस चैप्टर के 2 टेक्निकल पॉइंट्स में से एक टेक्निकल पॉइंट है। दूसरा टेक्निकल पॉइंट एक्सेप्टेंस की, कम्युनिकेशन के रूल्स। हम ये कहते हैं कि ऑफ़र शुड बी ऑफ़र, ऑफ़र सर्टन होती है, ऑफ़र डेफिनेट होती है। ऑफ़र ये नहीं होनी चाहिए कि इन्विटेशन टू ऑफ़र हो। इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लोग आके आपको ऑफ़र देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक फलों की रेडी से जाके बैठा हुआ है, उस पर बड़े खूबसूरत खूबसूरत से आम हैं और लिखा हुआ है बराए फ़रोख्त। अब मज़े की बात है, ये ऑफ़र नहीं है, चूँकि उसने कुछ नहीं बताया कि कितने रुपए किलो के हिसाब से उसने बराए फ़रोख्त है। उसने गुज़रते हुए राहगीरों को अपनी तरफ राग़िब किया है कि वो आएँ और वो बात शुरू करें, हाँ भाई 1 किलो इतने 100 रुपये में दोगे, और ये आगे से कह नहीं जी बहू जी अब तो बड़ा मुश्किल है, अब इतना रेट होगा। कम से कम एक बातचीत शुरू हो। जब एक बंदा बात करे फिर दूसरा उसका जवाब दे, एक ऑफ़र हो, ऑफ़र के अगेंस्ट काउंटर ऑफ़र हो, फिर किसी ऑफ़र पे एक चीज़ तय हो जाए, बात मान ले, तो ऑफ़र में और इन्विटेशन टू ऑफ़र में फ़र्क है। हम बाहर लिख के लगा दें एडमिशंस ओपन, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। लेकिन अगर लिखा हो एडमिशन ओपन इन बी लॉ बैच बाय सर आतिफ आब्दी, फीस 20,000, काइंडली डिपॉजिट विद इन नेक्स्ट 3 days, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर रिजर्वेशन, या इस तरह से करके अगर इतना क्लैरिटी से, इतना कंक्रीटनेस से हर चीज़ लिखी हुई है, 7 C's पता है ना, तो कंक्रीटनेस के वर्ड पर परेशान तो नहीं। तो अगर इतनी कंक्रीटनेस हो, इतना उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से बताए जाएँ, फिर मैं कहूँगा वो ऑफ़र है। तो जब हमने कहा दाखिले खुले हैं आ जाओ, तो अब आप आके पूछेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने में बताएं क्या मामला है। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में फ़र्क होता है। आप एक दुकान पे गए, वहाँ कपड़े टंगे हुए हैं और आपने कपड़े को देख के कहना है ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, बताएं कितने का है। तो इसका मतलब है वो जो कपड़े उन्होंने टांगे हुए थे, ये हरकत थी उनकी इन्विटेशन टू ऑफ़र। लेकिन अगर कपड़े टांगे हुए हैं, उनके ऊपर प्राइसेस लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है फिक्स प्राइसेस, नो बारगेन, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा ये कपड़ा है और ये 2000 का है, यानी उन्होंने कपड़ा और उसके साथ प्राइस फिक्स कर दी है और कह दिया है कि इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। अच्छा, कपड़ा टंगा हुआ है, 2000 लिखे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है सम फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट या वी कैन नेगोशिएट अ बिट फर्दर। इसका मतलब ये है कि अब वो क्लैरिटी नहीं है, वो एक कंक्रीट ऑफ़र नहीं है। उन्होंने कहा हम तो 2000 कह रहे हैं लेकिन इसमें बारगेन की ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि जब लिखने वाले ने, बोलने वाले ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो कि दूसरा बंदा आए और वो अपनी ऑफ़र दे, तो ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। और जब दूसरे बंदे को इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपकी तरफ से ऑफ़र हो, आप एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है लजीज़ और दिलफरेब खाने दस्तयाब है, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। आप अंदर जाके पूछेंगे कढ़ाई है, हाँ जी है, कितने रुपए की है, इतने की है। अब आपने बात शुरू की है, अब एक ऑफ़र होगी, एक एक्सेप्टेंस होगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ़र्ज़ करें आप गए और आपने बातचीत नहीं शुरू की, वो भाई साहब ने आपके आगे मेन्यू कार्ड ला के रख दिया और मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है कढ़ाई 1 किलो की 980 रुपये की, थोड़ा पुराने ज़माने की बात कर दी, 1500 रुपये की, ठीक है। अब उस मेन्यू कार्ड पे लिखा है 1 किलो कढ़ाई 1500 की। आपने ज़रा मजाक पूछा कि ये फ़िक्स प्राइस है या बारगेन भी होती है? तो उन्होंने कहा यार आप अजीब आदमी, आप पहली दफ़ा खाना खाने किसी रेस्टोरेंट आए हैं, रेस्टोरेंट के मेन्यू पे जो लिखा होता है वो फिक्स होता है।
इसका मतलब है कि अभी उन्होंने इनवाइट नहीं किया आपको, उन्होंने ऑफ़र दे दिया है कि कढ़ाई 1500 रुपये की। आप जब कढ़ाई का ऑर्डर देंगे तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया उनकी ये वाली ऑफ़र। तो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। ये एक कन्फ्यूजन जो लोगों को रहती है कि व्हाट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र, व्हाट इज़ ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसमें लग रहा हो कि एक बंदा बातचीत के लिए तैयार है, और ऑफ़र का मतलब है जिसमें एक बंदे ने एब्सोल्युटली बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया कि वो क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। तो अगर एक कंपनी कह रही है आज हमारे शेयर्स खरीद लो, ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। और अगर वो कहें आप सिर्फ 500 शेयर सिर्फ 20 रुपये के हिसाब से ख़रीद सकते हैं, सिर्फ इस बैंक से ख़रीद सकते हैं और इस तारीख को जमा कराएंगे तो हम मान लेंगे कि आपने हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो टेक्निकली जब इतनी ज़्यादा कंडीशंस के साथ आप कर रहे हैं तो ये ऑफ़र है, ये इन्विटेशन नहीं, और अगला बंदा उसको मनोमन मान जाए तो ये एक्सेप्टेंस है। तो MCQs में कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर हम सवाल लेते हैं जी, एक भाई का हाथ खड़ा था, हो गया रिजॉल्व, हो गया रिजॉल्व। मैंने इसीलिए उस वक्त होल्ड कर लिया, मैंने कहा मैं एक दफ़ा स्टोरी कंप्लीट कर लो। क्या ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र समझ आ रहा है? किताब से पूछते हैं। किताब ये कहते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफ़र एक इंटेंशन है एक पर्सन की कि वो दूसरों को इनवाइट करे विद द व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक बंदे का ये इरादा जिससे वो दूसरों को बुला रहा है कि आओ और एग्रीमेंट की तरफ चले, ये है इन्विटेशन टू ऑफ़र। पर्पज़ ऑफ सच इन्विटेशन इज़ टू सर्कुलेट, सर्कुलेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। इन्विटेशन का मकसद ये है कि कॉलेज ने बाहर लिख के लगा दिया एडमिशन ओपन, मकसद है कॉलेज बताना चाह रहा है भाई वी आर ओपन, हम चाहते हैं कि आप एडमिशन लो, आओ बैठो बात करते हैं कौन सी क्लास में। हो सकता है जब आप पहुँचे तो वो आपको बताएं इस वाली क्लास में एडमिशन है, इसमें नहीं है, इसमें इतने रुपए का एडमिशन है, इसमें इतने का है, ऑनलाइन ऐसे है, फिजिकल ऐसे है। तो इसका मकसद है सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताना। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड ऑफर्स, ऐसी इंटेंशन को ऑफ़र कंसिडर नहीं करते। तो ऑफ़र और ऑफ़र से रिलेटेड हमने मोटी मोटी बातें की। अब चैप्टर में इन्होंने थोड़ा सा आगे जाके उस ऑफ़र को लैप्स होने का जिक्र किया। एक ऑफ़र कैसे कैसे लैप्स हो सकती है, अगर हमें ऑफ़र समझ आ गई है तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। भाई आपने ऑफ़र दी, अगले बंदे ने कह दिया सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑफ़र को उठा के उसने कचरे में फेंक दिया, ऑफ़र मर गई। आपने ऑफ़र दिया, ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले पहले ऑफ़र देने वाले बंदे की डेथ हो गई, ऑफ़र देने वाला पागल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे वो ऑफ़र अभी एक्सेप्ट होने से पहले पहले बेचारी फौत हो गई। आपने ऑफ़र भेजी, उस तक पहुंची ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी ऑफ़र ज़िंदा है लेकिन उस तक कम्युनिकेट नहीं हुई। एक अच्छा खासा टाइम गुजर गया, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपने ऑफ़र में कोई टाइम बताया, वो आपने कही 5 दिन के लिए ऑफ़र है, तो जैसे ही 5 दिन ख़त्म होंगे ऑफ़र लैप्स कर जाएगी। तो ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है? अच्छा ऑफ़र देने वाला खुद ही अपनी ऑफ़र वापस ले ले, ये सारी हरकतें किस वक्त से पहले पहले तक हो सकती हैं? एक्सेप्टेंस से पहले, क्योंकि वंस एक्सेप्टेंस तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे ख़त्म करना होगा, तो फिर हम जाएंगे चैप्टर 6 से 10 के दरमियान। यहाँ पे हम कहेंगे बस कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसके बाद हम मायूस हो जाएंगे कि अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बनने के बाद कैसे ख़त्म हो सकता है, वो हमारा मसला नहीं है, वो अगले चैप्टर्स का मसला है। क्लियर? ऑफ़र कैसे लैप्स हो सकती है? किताब ने कुछ बातें बताई। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस, ये आखिरी 3 वर्ड आपके पास नहीं होंगे या हो भी तो इग्नोर कर दें। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर ऑफ़र रिवोक कर दी जाए, टाइम लैप्स हो जाए, जो आपने स्पेसिफाई किया वो टाइम लैप्स हो जाए। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, एक रीज़नेबल टाइम। ये रीज़नेबल टाइम कितना होता है? रीज़नेबल ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कहीं रीज़नेबल का मतलब होता है कुछ दिन। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ख़त लिखा दूसरे को और 1.5 महीने बाद पहुंचा उसको, और उसने कहा मैं रीज़नेबल टाइम तक इंतज़ार करूंगा, तो वो ज़माना जिसमें ख़त को पहुंचने में 1.5 महीना लगता है, तो हमारा रीज़नेबल टाइम शायद 5-6 महीने होगा। और एक बंदे ने ईमेल लिखी है दूसरे को कि मैं रीज़नेबल टाइम तक आपका इंतज़ार करूँगा, तो उस दुनिया जिसमें ईमेल होती है वहाँ पर रीज़नेबल टाइम बड़ा थोड़ा सा ही होता है। हमारे ज़माने का कोई बंदा कहे कि मैं रीज़नेबल टाइम पढ़ता हूँ, वो और होता है, और आपके ज़माने का बच्चा कहे कि मैंने रीज़नेबल टाइम पढ़ा, तो समझ जाएं कि उसने 2.5-3 घंटे लगातार पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो मानता है कि वो रीज़नेबल टाइम पढ़ चुका है। खैर कहने का मतलब है पेपरों के करीब आप कहते हैं कि मैं रीज़नेबल टाइम पढ़ रहा हूँ, यानी आप 8-8 घंटे पढ़ रहे होते हैं। और जिस वक्त क्लासें स्टार्ट हुई होती हैं आप कहते हैं मैं रीज़नेबल टाइम पढ़ रहा हूँ, उस वक्त आप 1.5-2 घंटे पढ़ रहे होते हैं। तो रीज़नेबल वर्ड इंतहाई अनरीज़नेबल है। रीज़नेबल का मतलब है सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ना, फिर अदालत में तय होगा कि ये रीज़नेबल था या नहीं था। क्लियर?
देन डेथ या इंसैनिटी हो जाए ऑफरर की। अगर डेथ या इंसैनिटी उसको पहले से पता लग जाए ऑफरी को, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑफ़र। हाँ, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर ली और बाद में डेथ वगैरह इंसैनिटी हुई है तो फिर उसका रूल यहाँ नहीं है, वो हम चैप्टर 6 से 10 तक देखेंगे कि अगर बाद में डेथ हो जाए तो फिर मामला किस तरह से होगा। कंडीशन जो ऑफ़र में प्रेसिडेंट थी, ऑफ़र के अंदर छुपी हुई जो कंडीशंस थी, अगर वही फुलफिल ना हो, ए ने बी से कहा था तुम फुल पेमेंट करोगे तो तुम्हें कुर्सी बेचूंगा, उसने फुल पेमेंट सही से नहीं की, तो आप कहेंगे भाई मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई, तुमने मेरी शर्तों का तो एहतराम ही नहीं किया। काउंटर ऑफ़र इज़ मेड, ऑफ़र के बदले ऑफ़र आ जाए। आपने कहा भाई मैं तुम्हें 2000 की कुर्सी बेचना चाहता हूँ, उसने कहा नहीं भाई मैं 1800 की ख़रीदना चाहता हूँ। अब आपकी ऑफ़र को उसने फेंक दिया, उसकी तरफ से नई ऑफ़र आ गई है कि 1800 रुपये में बेचनी है तो बताओ। अब वो बन गए ऑफरी और आप बन गए, वो बन गए ऑफर, आप बन गए ऑफरी। अब आप जवाब देंगे कि आपको 1800 में कुर्सी बेचना कबूल है या नहीं है। ये बात समझ आई? तो काउंटर ऑफर इज मेड, यानी कि ऑफरी आगे से इन रिस्पॉन्स काउंटर ऑफर दे दे, ओरिजिनल ऑफर मर जाएगी। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय ऑफरी, ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया, इन सारी सिचुएशन से ऑफ़र लैप्स हो जाती है। ऑफ़र एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर उसके बाद उसको रिवोक, ऑफ़र रिवोक नहीं हो सकती, फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, वो फिर अलग मसले हैं वो आगे चल के। तो ऑफ़र और ऑफ़र की हमने सारी कहानियाँ देखी जो इस चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन है। अब आते हैं थोड़े से दरमियाने लेकिन टेक्निकल पोर्शन की तरफ, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में भी हर चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल से एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ज़रा ज़्यादा बहस है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। ऑफ़र था, अगर इस एक बंदे ने इस इरादे से दूसरे को एक बात की कि मैं ऐसा करना या नहीं करना चाहता, ताकि दूसरा बंदा उसकी इस बात को कुछ करने या ना करने वाली बात को मान जाए, काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे। एक्सेप्टेंस की ज़िंदगी आसान है, आपने बात की, उसने मान ली, एक्सेप्टेंस। जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया है सिग्निफाई कर दे, ये वर्ड हमने पहले भी देखा था, कन्फर्म कर दे, हिज एसेंट टू इट, अपनी रजामंदी कन्फर्म कर दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी, माना जाएगा कि प्रपोजल हो गया है एक्सेप्ट। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस की क्या एसेंशियल्स हैं? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ए ने बी से कहा भाई मैं आपको 2000 की कुर्सी बेचना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? और उसने कहा हाँ तैयार तो हूँ, लेकिन अगर बहुत अच्छा मूड हुआ तो 2000 रुपये दूंगा। तो अच्छा भाई अगर अच्छा मूड नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर मैं 1500 रुपये दूंगा। तो ये कोई अच्छी एक्सेप्टेंस नहीं है। हमने कहा जब जिस बंदे को ऑफ़र दी गई है वो मनोवन उसको मान ले, एज इट इज़ उसको मान ले, तो फिर हम कहते हैं कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। तो एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र दी, दूसरे ने बाइनी ही वैसे मान ली, 100% वैसे ही मान ली, तो वो फिर हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर मानते हुए अपनी छोटी सी भी शर्त रख दे तो हम कहेंगे अब ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं काउंट करेंगे, काउंटर ऑफर काउंट करेंगे। आपने कहा भाई मैं तुम्हें 2000 की कुर्सी बेचना चाहता हूँ, तुम तैयार हो? उसने कहा तैयार तो हूँ लेकिन 2000 नहीं, 1900 रुपये में। कंडीशन ऐड कर दी, टेक्निकली अब काउंटर ऑफर आ गई, अब वो ऑफरर बन गया है, मैं ऑफरी हूँ, मैं चाहूँ तो 1900 मानूँ, चाहूँ तो ना मानूँ। तो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करते वक्त एक्सेप्टेंस वाला बंदा 100% यकीन के साथ जो बात है एज इट इज़ मानेगा तो एक्सेप्टेंस होगी। अगर वो शर्त ऐड कर दे, कोई कंडीशन लगा दे, किसी जगह डाउट का इजहार करे, तो फिर वो ऑफ़र नहीं है। अगर कोई कंडीशन इम्पोज कर दी एक्सेप्टेंस पे तो वो क्या कहलाएगी? वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। अच्छा जी, फिर एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस का समटाइम ना मोड बताया जाता है। एक बंदे ने दूसरे को ख़त लिखा और ख़त लिख के उसको कहा भाई मैं ख़त में ऑफ़र दे रहा हूँ, मुझे ख़त में ही जवाब चाहिए। तो उसने मोड बता दिया है कि मुझे जवाब कैसे चाहिए? ख़त के थ्रू चाहिए। तो अब अगर दूसरा बंदा ख़त के थ्रू जवाब भेजेगा तो फिर तो एक्सेप्टेंस सही है। अगर वो ख़त से जवाब ना भेजे, वो फ़ोन करके जवाब दे दे, तो एक्सेप्टेंस तो हो गई है लेकिन वो जो मोड उसने बताया था वो फॉलो नहीं हुआ। यहाँ लॉ इतना सख्त नहीं है जितना उस पर था। आपने ऑफ़र दी, दूसरे ने आपकी शर्त नहीं मानी, फ़ौरन से एक्सेप्टेंस फारिग हो गई, ऑफ़र फारिग हो गई। लेकिन आपने एक मोड बताया और वो मोड फॉलो नहीं किया, एक्सेप्टेंस करने का तरीका आपने बताया, वो तरीका उसने फॉलो नहीं किया। ऑफ़र देने वाले को चाहिए कि वो ज़िद करे कि भाई मुझे तो उसी तरीके से एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर उसने आपको कॉल करके ओके कर दिया और आपने भी उसके ओके को रिसीव कर लिया और आगे से कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया, तो समझा जाएगा कि उसकी एक्सेप्टेंस आपने कबूल कर ली है। तो एक्सेप्ट करने वाला उस मोड में एक्सेप्ट करे जो आपने बताया है। अगर वो मोड चेंज कर ले तो आपके ज़िम्मे है कि आप उसे याद कराएं कि हमारी तुम्हारी बात डिफरेंट हुई थी। अगर आप इंसिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस वैलिड है। अगर आप इंसिस्ट करें और वो फिर भी बात ना माने तो फिर वो गलत हो गया।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑफर उस मोड में होनी चाहिए जो स्पेसिफाइड है। अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो जो यूजुअल मैनर है, जो उस तरह की ऑफर्स वगैरह में जिस तरह से चलता है उसके मुताबिक हो। अगर एक्सेप्टेंस उस प्रिस्क्राइब मैनर में ना हो, ऑफर शैल इंसिस्ट फॉर दैट। और अगर ही फेल्स टू इंसिस्ट, अगर वो नहीं करेगा रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इंसिस्ट, इट इज़ डीम्ड, कानूनी लफ्ज़ है डीम्ड, समझा जाएगा। सीम का बड़ा भाई, सीम ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, डीम ऐसा यकीन सा होता है, ऐसा लग रहा है। और ये कानूनी वर्ड है कि डीम का मतलब है ऐसा मान लिया जाएगा, ये एज्यूम कर लिया जाएगा, ये इम्प्लाइड है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो डीम का मतलब क्या है? समझ लिया जाएगा। इट इज़ डीम, ये समझ लिया जाएगा दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस, कि उसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। देन एक्सेप्टर अवेयर भी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजल से अवेयर भी हो। जब ऑफ़र दी गई है तो ऑफ़र के वक्त वो उसे पता हो कि ये ऑफ़र है और फिर उस ऑफ़र को कबूल करे। यानी अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र दी है और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया है तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने ऑफ़र उसे दी ही नहीं है, वो एड्रेस ही नहीं है, ए ने बी को ऑफ़र दी है और सी आगे एक्सेप्टेंस दे दे तो भी गलत है। अच्छा, ए ने जनरल एक ऑफ़र दे दी सबके लिए लेकिन बी को नहीं पता था। इसकी टिपिकल एग्जांपल जो आई के पास पेपर्स में भी पूछता है कि जब एक बंदा जो है वो ऐलान करा देता है कि जी मेरे फलाना चीज़ गुम हो गई है, मेरा बटवा गुम हो गया है जी। एक बंदा कहता है जी मेरा बटवा गुम हो गया है, जो ढूंढ के ला के देगा मैं उसे 10,000 इनाम दूंगा। हुआ ये कि ए का एक दोस्त जिसके घर ये 3 दिन पहले गया था, उसको अपने घर में इसका बटवा पड़ा नज़र आया। वो दोस्त आया और उसने ए को कहा भाई ये तुम्हारा बटवा मेरे पास पड़ा था। ए ने शुक्रिया कह के उसे गले लगा लिया, वो वापस चला गया और ए बार बार सोच रहा था अल्लाह करे इसे याद ना आए कि मैंने इस पे नाम रखा हुआ है। लेकिन इसके दोस्त ने तो सुना ही नहीं था इनाम के बारे में, वो चला गया। रास्ते में उसको एक मोहल्लेदार मिला, उसने कहा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा ए का बटवा मेरे पास था, उसे दे के आ रहा हूँ। उसने कहा चल फिर पार्टी हो गई। उसने कहा किस बात की पार्टी? भाई 10,000 जीत के आए होगे तुम। उसने कहा कौन से 10,000? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ए ने इनाम रखा हुआ था, जो भी बटवा ला के देगा ए को, ए उसे देगा 10,000 इनाम। अब अगर ये जाके ए से कहे कि मुझे मेरा 10,000 इनाम दो, तो ए नहीं देगा, क्योंकि इसने जो अपने दोस्त को बटवा पकड़ाया ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये एक दोस्त की दूसरे दोस्त को मदद थी जो कि बटवा गुमा चुका हुआ है। अगर इसे ऑफ़र पता होती उसके बाद ये बटवा पकड़ाने की हरकत करता तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है। तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आपको पता हो कि ऑफ़र मौजूद है, यानी एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्शन जिसको एक्सेप्टेंस माना जाता है, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। और आखिरी बात तो पढ़ाने वाली है ही नहीं, ऑफ़र लैप्स होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए, ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इसमें चलते हैं आगे। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब ये कम्युनिकेट हो जाए ऑफरर को। ऑफर एक्सेप्ट वर्ड स्पोकन, रिटन या कंडक्ट से हो सकती है, ये लाइन आपने इतनी दफ़ा देख ली है। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। नहीं जी, एक नया पॉइंट आ गया, नेगेटिव कन्फर्मेशन। अगर ऑफर आप दें दूसरे को और उसको कहें तुम खामोश रहोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, इस हरकत को कहते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। अब अगर वो शख्स खामोश रहेगा, कुछ जवाब नहीं देगा, तो ये बंदा खुद ही मान लेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भाई ये चीज़ हमारे यहाँ मकरूह है, नहीं हो सकती, गलत है। आप किसी को ऑफ़र दें, वो मुंह से कहे मैं एक्सेप्ट करता हूँ या वो कहे मैं रिजेक्ट करता हूँ, वो खामोश रहे तो समझ जाना कि उसने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन किसी की खामोशी पे ये समझना कि उसने ओके कर दिया है, वो गलत है। यानी कि जो नॉर्मल ज़िंदगी का रूल है खामोशी नीम रजामंदी है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एक ऑफ़र के जवाब में खामोश हैं तो ये तो समझा जा सकता है कि आपको पसंद नहीं आई ऑफ़र, ये नहीं समझा जा सकता कि आपको इतनी पसंद आई कि आप खामोश हैं। तो ऑफ़र की एक्सेप्टेंस नेगेटिव कन्फर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कन्फर्मेशन मोड ये होता है कि जब आपके किसी ख़त के जवाब में अगले बंदे को आप कहते हैं कि तुम खामोश रहना तो मैं समझ जाऊँगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों को खत लिखते हैं और आपने बड़े कम लोगों से रिस्पांस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने कहा जी हमें कॉलेज में इंतज़ामिया से इशू है, हम व्हाट्सएप में एक मैसेज करें, हम कहें कि ठीक है जी ये मैसेज हम कर रहे हैं, इस मैसेज के जवाब में अगर आपको इशू है तो हमें रिस्पांस दें, हमें पर्सनल मैसेज करें। अब अगर एक बच्चा हमारे इस मैसेज के जवाब में खामोश रहता है तो हम समझ लेंगे कि उसे मसला
नहीं है। तो जब आपने बहुत बड़ी मैस पब्लिक के सामने कम्युनिकेशन करनी होती है और आप चाहते हैं उनसे सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज आएँ, तो आप नेगेटिव कन्फर्मेशन की ऑप्शन देते हैं कि भाई जिनको मसला नहीं है वो खामोश रहना, जिनको मसला हो बस वो बोलना। तो आपको समझ आ जाता है जो खामोश होने किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है खबरदार हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी। नेगेटिव कन्फर्मेशन किसे कहते हैं? अ थिंग विच इज़ इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन। नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं अगर एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई है ख़ास टाइम तक तो ये समझ लिया जाएगा कि सब ओके, उन्होंने कहा ये वाला काम हमारे यहाँ नहीं होगा। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन, ये नेगेटिव कन्फर्मेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कन्फर्मेशन पे अगर कोई सवाल है आप में से किसी को तो बताइए। क्लियर है? चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब हैं कम्युनिकेशन के रूल्स। कम्युनिकेशन के रूल्स के लिए हमें डायग्राम की तरफ आना पड़ेगा और डायग्राम आपको इस वक्त नज़र नहीं आएगी, तो मैं दोबारा डायग्राम बना सकता हूँ, बस उसके लिए हमें एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजरना होगा। ये भाई साहब 500 साल बाद ऊपर तक पहुँच जाएंगे, तब तक हम जनरल बातें कर सकते हैं। हमने कहा एक्सेप्टेंस नेगेटिव कन्फर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने ऑफ़र ही नेगेटिव कन्फर्मेशन मोड में दी है तो वो ऑफ़र ही गलत है। तो असूलन ये एसेंशियल आप ऑफ़र के अंदर भी फिट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस में भी फिट कर सकते हैं। तो अगर एक बंदे को आपने कहा है कि तुम खामोश रहोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा, तो ये चीज़ नेगेटिव कन्फर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एग्जैक्टली इसको मना किया हुआ है। अब बात हो रही है ख़तों के ज़माने की, वो ज़माने जिसमें ख़तों में ऑफ़र होती थी, ख़त में एक्सेप्टेंस होती थी। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोल के कम्युनिकेट हो, लिख के कम्युनिकेट हो या एक्शन से हो। अगर ख़त भेजे जाएँ तो एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट हो इसके ऊपर हम बात करने लगे। आज मुझे अगर मार्कर मिल जाते ना मैं आग लगा देता। वेरी गुड, सारे मार्कर गायब। कुछ आइडिया इंतज़ामिया में से किसी को? सारे मार्कर सर पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस कलम को ही मैं तोड़ देता हूँ जिस कलम ने जो है ना, नहीं सर तो मेरे ख्याल में स्क्रीन पे लिख रहे थे शायद। ठीक है जी, भाई के सवाल के लिए वक्त मिल गया। भाई का हल्का सा हाथ खड़ा नज़र आ रहा था जी। जो आपने बताया था अगर एक का वायलेट भूल गया था बी के घर में, क्योंकि वो दोस्त फिर उसने दिया मगर उसको ये इल्म नहीं था कि इसके ऊपर इनाम, इसके ऊपर इनाम है। बिल्कुल सही है। ये इल्म रखना लाजमी है या सिर्फ दोस्ती लाजमी है? देखें, दोस्ती तो लाजमी है ना, ये दोस्ती थी तो उसने जो अमल किया वो उसके नज़दीक दोस्ती वाला अमल था। लेकिन अगर उस अमल पे अगले बंदे ने एक ऑफ़र दी हुई है और इसने जो एक्शन किया वो एक्सेप्टेंस है, तो इसका गिफ्ट ड्यू हो गया है, कानूनी तौर पे ड्यू हो गया है। हो सकता है कि इसे पता भी हो फिर भी ये दोस्त से पैसे ना ले, वो इसकी मर्ज़ी है। लेकिन हम कानून की नज़र में क्या कहेंगे? भाईजान आपका हक़ बन गया, आपको इनाम मिलना चाहिए। आप खुद से छोड़ दें वो एक अलग बात है। अगर दोस्ती की बजाय फॉर एग्जांपल दुश्मन हो या फिर और इस तरह करते हो तो उसने भी उसको इल्म नहीं था मगर उसने वायलेट ले दिया जी। अगर तो दुश्मन है तो वो वॉलेट लाते लाते रास्ते में से कुछ पैसे भी निकाल चुका होगा। ठीक है, इसमें फिर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। चैप्टर 8 में जाएंगे, वहाँ हम कहते हैं कि अगर एक बंदे को दूसरे की खोई हुई चीज़ मिल जाए तो फिर वहाँ कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक ऑफ़र के जवाब में जो है वो एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो अगर आपका इनाम बन गया है, आप एलिजिबल हैं इनाम के लिए, आप अगर खुद से छोड़ देते हैं वो आपका अपना मामला है। अगर आप खुद से उसे छोड़ दें तो आपका अपना मामला है, लेकिन कानूनी तौर पे आपका इनाम जो है वो ड्यू हो चुका है। अब मज़ा आएगा ये भाई जब आएंगे मैंने बताऊंगा कि मेरे पास डस्टर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास टिश्यू पेपर है और इस वक्त शो मस्ट गो ऑन ही गो। चल गया काम। शायद ही ऐसा नज़ारा आपने कभी देखो, मिस्टर प्रिंसिपल टिश्यू से वाइट बोर्ड मिटाते हुए। मिस्टर सोर कॉल्ड प्रिंसिपल, मजबूरी तौर पे प्रिंसिपल हूँ, वरना मेरे पास अभी प्रिंसिपल का टैग नहीं है। मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ। प्रिंसिपल का हमें इंतज़ार है। अच्छा जी, ए और बी, ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए बी को कुछ ऑफ़र कर रहा है। ए ने बी को ख़त भेजा है 10 जुलाई को, ये ऑफ़र है।
खत पहुंचा बी को 10 अगस्त को, क्योंकि बी रहता था बहुत दूर के इलाके में। ख़त बेचा गया 1872 के आसपास और वो बहरी जहाज़ के रास्ते से स्लो खरामा 1 महीने बाद बी तक पहुंचा। बी को ख़त में उसने कहा था कि भाई मुझे 10,000 बॉक्सेस चाहिए फ़लाना आयरन के, मुझे फ़लाना आयरन के 10,000 बॉक्सेस चाहिए। बी ने उसकी बात सुनी, अपने लोगों से पूछा हमारे पास आयरन के कितने बॉक्सेस हैं, उन्होंने कहा 8,000 बॉक्सेस हैं। उसने कहा एक काम करो 3-4 दिन में जल्दी से ज़रा अरेंज करो, क्या हम 10,000 बॉक्स अरेंज कर सकते हैं। इसके एजेंट्स ने इधर उधर ढूंढा और पता ये लगा 2-3 दिन में कि हाँ भाई हम लोग 10,000 बॉक्सेस अरेंज कर सकते हैं। तो ये 2-3 दिन गुजारने के बाद इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस का जवाब भेज दिया। ऑफ़र ए ने बी को की थी और बी ने जवाब में एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन ये एक्सेप्टेंस बी ने दी है 15 अगस्त को। ये एक्सेप्टेंस ए तक पहुंची है 15 सितंबर को। ये जो नीचे वाली लाइन है ये है एक्सेप्टेंस की लाइन। ए ने बी को ऑफ़र दिया है और बी ने उसको एक्सेप्ट किया है। ऑफ़र पहुंचने में महीना लगा तो ज़ाहिर एक्सेप्टेंस पहुंचने में भी महीना लगेगा, और ए को पता होगा कि ऑफ़र टाइम लेगी और उसे ये भी पता है कि बी थोड़ा सा सोचने का भी टाइम लेगा, फिर बी जवाब देगा, तो इसका मतलब है ए को इंतज़ार करना चाहिए। बी बेचारे ने क्या किया, बी ने 15 अगस्त को 10,000 बॉक्सेस इकट्ठे किए और जब उसे कंफर्म हो गया कि हम ये 10,000 बॉक्सेस सप्लाई कर सकते हैं ए को, उसने ए को एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया। ख़त पहुंच रहा है 15 सितंबर को। अब कितना बुरा हो कि 10 सितंबर को ए किसी और के साथ डील कर ले, बी के दिल पे क्या गुजरेगी। बी 10,000 बॉक्स ख़रीद के रख के साइड पे बैठा हुआ है, सिर्फ उसे ख़त भेज रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और शायद अगले शिफ्ट में सामान भी भिजवा देगा। तो टेक्निकली बी ने तो समझ लिया कि मैंने आज के दिन ओके कर दिया है, लेकिन बी को ओके कब पहुँचा, ए को 15 में। तो कानून यहाँ ना ऑफरी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑफ़र देने वाले ने ख़त भेजा है तो वो इंतज़ार भी करेगा। एक्सेप्टेंस वाले के पास जब ख़त आया और उसने उसको ओके करके अपनी तरफ से रवाना कर दिया, तो कानून यहाँ एक अजीब सा रूल लेके आता है। वो कहते हैं जिस दिन ये ओके कर देगा उस दिन ये बाउंड हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे जी ए की नज़र में किस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, तो मैं कहूँगा ए की नज़र में 15 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। 15 अगस्त को ए कानूनी तौर पे बाउंड हो चुका है। हालांकि ए को भी पता नहीं है एक्सेप्टेंस का, लेकिन ए बाउंड हो चुका है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि इसने ख़त भेजा हुआ है लेकिन अभी तो ए को पता ही नहीं है इसके एक्सेप्टेंस का, तो ये अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस पे बाउंड नहीं हुआ। इसने ख़त भेजा, वो गरीब तो बाउंड हो गया। ये किस दिन बाउंड होगा, जब ख़त पहुँचेगा। जिस दिन ख़त पहुँचेगा उस दिन ये बी बाउंड होगा। तो एक्सेप्टेंस का ना बड़ा अजीब सा उल्टा सा रूल है। चलाता ये है, बाउंड वो हो जाता है, पहुंचती उसको है, बाउंड ये हो जाता है। तो ऑफ़र कम्युनिकेट होती थी जब ऑफ़र पहुंच जाती थी, उसकी कहानी तो आसान थी। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होती है, पूछा ये जाएगा किसकी नज़र में, ऑफरर की नज़र में या ऑफरी की नज़र में। ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस उस दिन कम्युनिकेट होगी व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उस ख़त को रवाना कर दिया जाएगा। तो ऑफरर बाउंड होगा जिस दिन ख़त रवाना होगा, और ऑफरी किस दिन बाउंड होगा, जब ख़त पहुंच जाएगा। तो एक्सेप्टेंस का ये रूल जहन में रहेगा। एक्सेप्टेंस में रूल उलट है, ऑफरर उस दिन बाउंड होगा जब एक्सेप्टेंस रवाना होगी, ऑफरी उस दिन बाउंड होगा जब एक्सेप्टेंस पहुंचेगी। याद रहेगा, पेपर में कोई भी सिचुएशन आए आपने देखना है कि ख़त किसके हाथ में है, इसके हाथ में, ये भेज रहा है वो बाउंड, फिर ख़त जब उसके हाथ में पहुंच जाएगा तो वो वाला बाउंड। तो इसमें एक डायगोनल बनेगा, एक्सेप्टेंस में हमेशा ये वाला रूल होगा। जी जी, इसने एक्सेप्टेंस रवाना कर दी, एक्सेप्टेंस रास्ते में जा रही है, ये भाई साहब ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर तो ये एक्सेप्टेंस वहाँ पहुँच गई तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों की नज़र में पूरा हो जाएगा, फिर इसकी ये हरकत गलत हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेंस रास्ते में कहीं डूब गई तो ये तो बाउंड अभी तक हुआ ही नहीं था। इसने किस दिन बाउंड होना था,
जब ख़त ने पहुंचना था। तो लॉ ने इसको ज़्यादा फेवर कर दिया है, बी को ज़्यादा फेवर दे दिया है। तो इसका मतलब है कि ख़त भेजने वाला अगर ख़त भेज के ऑफ़र दे रहा है तो उसको कम से कम एक रीज़नेबल टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए। आपने देखा इस क्लास में कितनी बरकत होती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुड़ के देखा, घड़ी अभी भी बड़ी स्लो, अभी 2 के आसपास ही चल रही है। किसी भी दिन सीरियस होकर पढ़ने बैठे ना तो पढ़ाई में इतनी बरकत होती है। 1.25 घंटा जिसके अंदर बीच में इतनी सारी और बातें भी हो रही हैं, इतना काफ़ी होता है कि हम एक चैप्टर को थॉरोली समझ के उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। मैं किसी भी जगह बहुत फुर्ती में नहीं हूँ, मैं चीज़ों को रुक रुक के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपने ये 12 दिन मेरा साथ देना है इंशाल्लाह। ये बात समझ आई है। अब क्या एक्सेप्टेंस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, ऑफ़र कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती होगी? कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पहले। ऑफ़र कौन कर रहा है? ए। तो ए ने ऑफ़र भेजी है तो ऑफ़र कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन है? तो देखा ये जाएगा कि जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट भेजा है उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन है। आपको पता है जिस दिन एक्सेप्टेंस होगी वही तो डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफ़र देने वाला दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस वाला दिन इंपॉर्टेंट है। तो इस बंदे की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है 15 अगस्त को, और इस बंदे की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट किस दिन क्रिएट हुआ है? 15 सितंबर को। तो आपसे को पूछे जी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? आपने कहना भाई सीधी सी बात है, उस बंदे की नज़र में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उससे पहले पहले, फिर टेंशन ही नहीं होगी कभी। ए ने ऑफ़र भेजी है तो ए अपनी ऑफ़र को ए की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है। अच्छा, बी ने क्या भेजा है? एक्सेप्टेंस। बी इसको रिवोक कर सकता है और ए, तो बी ने एक्सेप्टेंस भेजी है तो बी अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले उसे रिवोक कर सकता है। और बी की नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट हो रही है? तो सीधी सी बात है, ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है 15 अगस्त को, तो ए का जो भी डॉक्यूमेंट है वो 15 अगस्त से पहले पहले उसे कैंसिल कर सकता है। और ए का इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट है, कौन सा? ऑफ़र। ए ने ऑफ़र भेजी है तो ऑफ़र भेजने वाला अपनी ऑफ़र को अपनी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले पहले रिवोक कर सकता है। और ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है व्हेन एक्सेप्टेंस इज़ कम्युनिकेटेड एज़ पर ए। और बी कौन सा डॉक्यूमेंट भेज रहा है? तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले ही एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। और किसकी नज़र में कम्युनिकेशन? इसी की नज़र में। इसकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है? 15 सितंबर। तो बी एक्सेप्टेंस 15 सितंबर से पहले पहले रिवोक कर सकता है, ए ऑफ़र 15 अगस्त से पहले पहले रिवोक कर सकता है। ये वही टेक्निकल पॉइंट है जो कि ज़रा ज़्यादा परेशान करता है। एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन समझ आई? एक्सेप्टेंस तो सीधा सा है, उसने भेजा ये बाउंड, इसको मिला वो बाउंड। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन देखा जाएगा कि ऑफ़र है या एक्सेप्टेंस। अगर ऑफ़र है तो ऑफरर को सोचेंगे, और एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टर को सोचेंगे या ऑफरी को सोचेंगे। तो ऑफरर है तो ऑफरर की नज़र में किस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? और टेक्निकली जिस दिन इसकी नज़र में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है वही दिन तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। किताब में थोड़ी सी इसकी इंग्लिश देखते हैं जी। अब सवाल ये है कि रेवोकेशन कब तक हो जानी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि किस चीज़ की रेवोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑफ़र की या एक्सेप्टेंस की? एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस किसने भेजा है? इसने। इसके नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन 15 सितंबर। इसका मतलब है 15 सितंबर से पहले पहले इसको रेवोकेशन भेजनी होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा एक ख़त भेजे और 3 दिन बाद एक और ख़त भेजे और दूसरा ख़त पहले पहुंच जाए? तो फिर आप फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल एक ख़त होता है और फिर एक TCS होता है। ख़त 7 दिन में पहुंचता है, TCS 2 दिन में पहुंचता है। जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस ज़माने में हवाई जहाज़ भी एग्जिस्ट करते थे। टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं थी लेकिन हवाई जहाज़ डज एग्जिस्ट। तो अगर आपने एक समुद्री रास्ते से भेजा है और आपने उसको रिवोक करना है तो फिर आप महंगा सोर्स यूज़ करें, हवाई जहाज़। मज़ीद पीछे चले जाएँ तो एक ख़त ऊँट लेके जा रहा होता है और एक ख़त घोड़ा लेके जा रहा होता है।
तो अगर आपने रेगुलर ऑफ़र या एक्सेप्टेंस भेजी हुई है ऊँटों के काफ़िले के साथ और आपने उसको फ़ौरन से ख़त्म करना है, तो आप एक तेज़ रफ्तार जो एलची है उसको रब्ता करते थे, वो आपसे प्रीमियम प्राइस लेता था और तेज़ रफ्तार घोड़े पे 2-3 दिन के अंदर उसको ड्रॉप कराता था। प्रॉब्लम पता है कैसे, एक्सेप्टेंस वाले को, ऑफ़र वाले को नहीं है। चूँकि ऑफ़र पहले यहाँ से चल रही है, पहुँच रही है, फिर ये सोच रहा है, सोचने के बाद ये जवाब दे रहा है, तो ऑफ़र वाले के पास रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके पास रिस्पॉन्स टाइम कम है क्योंकि ये एक एक्सेप्टेंस चला चुका है और अब रेवोकेशन भी चलानी है और ऐसे चलानी है कि ये वाले भाई साहब के पहुंचने से पहले पहले रेवोकेशन पहुंच जाए। बात समझ आई? थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में जी ऑफर की कम्युनिकेशन 10 अगस्त को, ऑफ़र की किस दिन कम्युनिकेशन होती है? बहुत आसान सी कहानी है। ऑफ़र जब पहुंचती है तो ऑफ़र में क्या लिखा हुआ था, अगर ऑफ़र पोस्ट में हो तो व्हेन इट रीचेज ऑफरी, तो ऑफ़र कम्युनिकेट हुई है 15 सितंबर को, एक नहीं ये क्या है 10 अगस्त को ऑफ़र कम्युनिकेट हुई है। डन? किताब से पूछते हैं, कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट एज पर, किताब में लिखा होता है कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट, अगेंस्ट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेंस्ट का मतलब है एज पर। कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट एज पर प्रोपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। प्रोपोजर के नज़दीक एक्सेप्टेंस उस दिन कम्युनिकेट होती है व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट अगेंस्ट यानी एज पर एक्सेप्टर के नज़दीक उस दिन होती है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रोपोजर। इसके नज़दीक उस दिन कंप्लीट होती है जब उसके नॉलेज में आ जाए। 15 सितंबर को उसके नॉलेज में आ गई। ये बात समझ आई? इसी के साथ फिर कनेक्टेड टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, प्रपोजल भी। डायग्राम तो आपको समझ आ रही है ना, मैं इसको नीचे कर लूँ जी। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम, एक्सेप्टेंस को कभी भी रिवोक किया जा सकता है। कब तक? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस किसने दी है? एक्सेप्टर ने। तो एक्सेप्टेंस उस वक्त तक रिवोक हो सकती है जो एक्सेप्टर के नज़दीक टाइम है। और एक्सेप्टर के नज़दीक टाइम क्या है हमारे एग्जांपल में? और ऑफ़र देने वाला ऑफ़र को कब तक रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस वो पुराने ज़माने में कैसे होती थी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो आसान अल्फाज में ऑफ़र रिवोक हो सकती है ऑफ़रर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले। दोनों सूरतों में हमने ये देखना है कि एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बनेगा? जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी। तो ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले ख़त्म हो सकती है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले ख़त्म हो सकती है। तो इन दोनों की नज़र में जो भी एक्सेप्टेंस का दिन है ना, उस दिन से पहले पहले ये अपना डॉक्यूमेंट रिवोक कर सकते हैं। एक का डॉक्यूमेंट है ऑफ़र और दूसरे का डॉक्यूमेंट है एक्सेप्टेंस जी। अगर ये जो रेवोकेशन है, ये एक्सेप्टेंस जो मतलब हमसे 3 सितंबर को एक्सेप्टेंस हो रही है, उससे पहले पहले पहुंचनी जरूरी है? जी बिल्कुल ऐसी है। 15 सितंबर को अगर हमारी रेवोकेशन वो एक्सेप्टेंस ने जाना है तो एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले पहले रेवोकेशन पहुंचना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होगा कि हमने 15 और मतलब अगर हमने उससे पहले मतलब अगर जिस तरह हम एक के केस में देखते हैं, उसने 15 अगस्त को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, 15 अगस्त को उसने एक्सेप्ट करके अपनी तरफ से रवाना कर दी। अगर उसने रवाना नहीं किया ना तो कहानी अभी ख़राब नहीं हुई। जैसे ही रवाना करेगा दूसरे सामने वाले बंदे के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। लेकिन अगर ए ने जो है वो रेवोकेशन 12 अगस्त को भेजी है, ठीक है, तो हम उसको रेवोकेशन बिल्कुल सही कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि रेवोकेशन में हमने कहा था रिस्पॉन्स टाइम ऑफर वाले के पास ज़्यादा होता है। उसने ये नहीं देखना होता कि ख़त कब पहुंचा, उसने देखना होता है कि उसने ख़त का जवाब कब चलाया। तो 1 महीना रास्ते का और 5 दिन सोचने के, तो ऑफ़र में आपके पास ज़्यादा टाइम आ गया। लेकिन एक्सेप्टेंस में टाइम कम है, चूँकि आप ही कुछ दिनों पहले एक्सेप्टेंस चला चुके हैं, अब आपने ही उससे पहले उसकी रेवोकेशन भेजनी है। तो एक्सेप्टेंस में टाइमलाइन ज़रा कम होती है हमारे पास, ऑफ़र में टाइमलाइन ज़्यादा होती है। 15 से पहले वो मतलब अगर वो 12 को भी ए जो है वो रेवोकेशन भेजता है, अगर ए भेजे लेकिन उसको मिले बाद में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑफ़र उस वक्त तक रिवोक हो सकती है या उस वक्त तक। और ऑफ़र कम्युनिकेट कैसे हुई थी? जब नॉलेज में आ गया था। तो ऑफ़र की रेवोकेशन कैसे कम्युनिकेट होगी?
नीचे यही बात लिखी हुई है कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से कंप्लीट होगी। जो बंदा कर रहा है कम्युनिकेशन, उसके नज़दीक तो जब उसने ख़त रवाना किया वो समझेगा मेरी तरफ से तो हो गई कम्युनिकेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट वो बंदा नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा बंदा है? सेकंड, जिसको पहुंचनी है। तो अगेंस्ट द पर्सन जिसको आपने रेवोकेशन दी है, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ रेवोकी, जब उसके नॉलेज में आ जाएगा ना, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ भाई आज रेवोकेशन कम्युनिकेट हो गई। तो इसका मतलब है कि ऑफ़र की कम्युनिकेशन, ऑफ़र की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वाले दिन से पहले पहले होना चाहिए। अगर हम रेवोकेशन का खत ना दे दें, अपनी एक्सेप्टेंस वाला खत रुकवा दें। जी, अगर हम ऑफ़र की रेवोकेशन ना भेजें, एक्सेप्टेंस का ख़त रुकवा दें, क्या करें? रास्ते में डाकिया को पकड़ लें? मतलब ख़त रुकवा देने से क्या मुराद है कि आप उसको कहें यार क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस का ख़त रुकवाने का मतलब है कि आपका नुमाइंदा उस वक्त पहुंच गया जब तक एक्सेप्टेंस का ख़त लेटर बॉक्स में नहीं डाला गया था। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि आप ऑफ़र रिवोक कर सकते हैं उसके ख़त डालने से पहले। उसने ख़त एक दफ़ा डाकखाने के अंदर डाल दिया, आपकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा करें ना, आपने ऑफ़र भेजी है, जल्दी से तेज़ रफ्तार बंदे से ऑफ़र को पहुंचने से पहले रोक लें या एक्सेप्ट होने से पहले रोक लें। हम तो ये बात कर रहे हैं ऑफ़र आप रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले। किसके नज़दीक? ऑफ़र, जिसका डॉक्यूमेंट है उसके नज़दीक एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले आप सब कुछ रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर इकट्ठी पहुंच जाए जी, अगर सेम डे पहुंच जाए तो पुराने ज़माने में ना कुछ कवानीन होते थे। एक डाकिया सुबह 9 बजे के करीब बॉक्स खाली करता था, डाक बॉक्स, एक वो करता था शाम 5 बजे के करीब या 3 बजे के करीब। तो उस वक्त इसके रूल्स हुआ करते थे, टाइम स्टैंपिंग होती थी। कॉमनली माना जाता है कि अगर एक ही दिन 2 खत पहुँचे हैं तो दोनों का सेम टाइम है, यानी ऑफ़र और ऑफ़र की रिवोकेशन इकट्ठे पहुँचे हैं तो आप मान लेंगे कि वो रिवोक हो गई है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि पर उस ज़माने में पूरा एक डाक का निज़ाम होता था, टाइम स्टैंपिंग होती थी, कौन सा ख़त सुबह की शिफ्ट का था, कौन सा शाम की शिफ्ट का था, और फिर अलग अलग तरीके से उसको मैयर किया जाता था। क्या ये सारी बात हमें समझ आई है? हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ आया, हमें एग्रीमेंट समझ आया, हमें एक्सेप्टेंस, ऑफ़र और वो सारी चीज़ें समझ आई हैं। अगेन वही वाली बात है, ओए होए, इसका मतलब है कि तकदीर भी यही चाहती है कि अब हम छुट्टी की तरफ जाएं। ठीक है जी, मैं बस सिर्फ वो आपको बार कोड दोबारा दिखाना चाह रहा था कि अगर आप में से कोई उसको स्कैन करके जो है वो उस ग्रुप में शामिल हो जाए। जो चैप्टर होता जा रहा है, ये चैप्टर हुआ है, कल इसका टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो जाके फिज़िकली उसको टेस्ट दे भी सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना चेक करके उससे अगले दिन आने वाले सोल्यूशन से अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं ताकि हमारा ओवरऑल माहौल ख़राब ना हो। बजाय इसके मैं फेसबुक पर डेली पोस्टें करी जा रहा हूँ, तो इस ग्रुप में सब होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।